हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे बेटा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, गोज लॉ क्या होता है, और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आईआईटी एंड जेई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर फ्लक्स को जैसे हम बेसिकली अगर लिखते तो क्या लिखते हैं, ई डॉट ए। अब ये ए क्या है, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस हमें ए को समझना होगा। यहाँ पे ये ए क्या बताता है। ठीक है, एक एरिया वेक्टर। इससे पहले हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि एरिया भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा कि आपके पास एक स्क्वायर है, दिस इज द वेक्टर 1 एंड दिस इज द वेक्टर सेकंड। जैसे मैंने कहा ए बी सी डी, तो एरिया क्या होगा इसके लिए, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। ठीक है, स्क्वायर है तो ये दोनों साइड बराबर होंगी। ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, ये साइड भी और ये, तो क्या बना, ए स्क्वायर इंटू साइन 90। तो क्या बन गया आपका, यहाँ पे एंगल क्या है 90। जैसे आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर परपेंडिकुलर, आर क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट में ही पढ़ा था। तो आर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बोथ ए एंड बी। R is perpendicular to both A and B। तो हमने एरिया लिखा तो वेक्टर AB एंड वेक्टर BC। तो देखो एरिया क्या है आपके पास, थीटा क्या उन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो क्या बना आपके पास ये A स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये एरिया निकाला है। अब एरिया वेक्टर की वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो एरिया क्या है, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। सरफेस की हमेशा क्या रहेगी, ये परपेंडिकुलर होगी। आज तो देखो एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर, ये मैंने बताया स्क्वायर में हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और यहाँ पे जो आर होता है रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसी तरह यहाँ पे देखो एरिया लिखना आपको स्क्वायर का, तो क्या लिख सकते हो, ए बी क्रॉस बी सी, तो ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन जो लेते हैं एरिया वेक्टर की, मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के क्या रहेगा, ऑलवेज ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, अगर ये 2 डायमेंशन बॉडी है, इफ 2 डायमेंशन बॉडी, ठीक है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, इफ 2 डायमेंशन बॉडी है, देन एरिया वेक्टर डायरेक्शन may be taken outward or inward। वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 2 डायमेंशन बॉडी है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी ले सकते हैं। अब उसका मतलब क्या है कि वो आउटवर्ड इनवर्ड कैसे ले सकता है, जैसे मैंने एक फिगर बनाती हूँ मैं, ये हो गया आपका, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, इनवर्ड। जैसे मैंने ये एक बॉडी ली, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस, ठीक है, तो इसकी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इसके, यहाँ पे ये आपने लिखा x, ये लिखा y, ये आपने लिखा z। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पाई ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर सर्कल है। ठीक है, जैसे एरिया ए मान लेती हूँ मैं, कुछ भी सर्कल है, लिप्स है। ठीक है, एरिया ए, इसकी डायरेक्शन किधर लोगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये ना, तो y कैप लिख सकते हो, और a इंटू जे कैप। ठीक है, और दूसरा इसकी एरिया वेक्टर क्या ले सकते हो, नीचे की डायरेक्शन में भी ले सकते हो, 2 डायमेंशन बॉडी है। अगर बॉडी कैसे 2 डायमेंशन, तो आप ये भी ले सकते हो, a इंटू
माइनस वाई कैप, माइनस का वाई कैप और a इंटू माइनस का j। तो समझो ऐसे, ये x जेड प्लेन में आपके रखा हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सी होगी, y। तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में ले सकते हो या फिर नीचे की। एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे बोर्ड है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर आप इधर ले सकते हो आउटवर्ड, या फिर आप अंदर 2 डायमेंशन बात करें, जैसे आप ये मम्मा समझे 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन के लिए बात करें, जैसे अच्छे से बोल देते हैं ओपन बॉडी, जैसे क्या बोल देते हैं हम लोग, ओपन बॉडी आपके पास, ठीक है। तो 2 डायमेंशन बॉडी में हम ओपन भी बोल देते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग इनवर्ड भी ले सकते हैं और आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब आपने ऐसे भी ले लिया और आपने ऐसे भी, दोनों ही क्या है आपके यहाँ पे ये सही है, ठीक है। दूसरा है आपके पास, अगर एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने ये ले लिया, जैसे एक स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है, ये x ये y ये मैं जेड लिख दूं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन बताइए क्या होगी, इसका एरिया क्या हो जाएगा l इंटू बी, एरिया क्या हो जाएगा इसका रेक्टेंगल का l इंटू बी, ठीक है। अब इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, मैंने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, z डायरेक्शन में, या तो प्लस का k कैप, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या ले लोगे, माइनस का k कैप, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप अगर 2 डायमेंशन बॉडी है तो दोनों ही सही है, ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी, ठीक है। समझ आ गया, दोनों ही डायरेक्शन क्या करते हैं वहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर बॉडी कैसी है 3 डायमेंशन, तो फिर से समझिए, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इफ बॉडी इज 2 डायमेंशन देन एरिया वेक्टर डायरेक्शन मे बी इनवर्ड और मे बी आउटवर्ड। जैसे ओपन बॉडी है तो हम डायरेक्शन इनवर्ड भी ले सकते हैं और डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड भी ले सकते हैं, या मैं कहूँ 2 डायमेंशन बॉडी है तो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास ये, जैसे मैंने ये केस लिया तो एरिया क्या, जैसे आपके यहाँ सर्कल है, सर्कल मान लो एलिप्स का होता है पाई ए बी, ठीक है, तो ये सर्कल है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। सर्कल है तो पाई ए स्क्वायर बन जाएगा, इसकी रेडियस ए मान लो, पाई ए स्क्वायर प्लस का जे कैप भी ले सकते हो, पाई ए स्क्वायर माइनस का जे कैप भी आप वहां पे ले सकते हो। इसी तरह आपने रेक्टेंगल मान ले, ठीक है, तो वहां पे भी आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो वो आप क्या हो सकती है, या तो प्लस जेड डायरेक्शन में या फिर आपकी माइनस के जेड डायरेक्शन। अगर आप देखो तो ये बात समझ आएगी, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर लेंगे एरिया वेक्टर की, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बॉडी कैसी 3 डायमेंशन, बॉडी कैसी आपकी 3 डायमेंशन, जैसे क्यूब है, ठीक है। इन 3 डायमेंशन बॉडी द डायरेक्शन ऑफ, इन 3 डायमेंशन बॉडी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर टेकन आउटवर्ड। अगर ओपन है या 2 डायमेंशन है तो आउटवर्ड भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी। अगर 3 डायमेंशन है तो डायरेक्शन कैसी लेंगे, ऑलवेज आउटवर्ड, टेकन ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तब डायरेक्शन कैसी लेंगे एरिया वेक्टर की, आप लोग आउटवर्ड डायरेक्शन वहां पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। जैसे क्यूब है, ठीक है, जैसे आपका रूम है, रूम कैसा होता है 3 डायमेंशन, रूम कैसा होता है आपका 3 डायमेंशन, ठीक है। तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर लोगे, एरिया वेक्टर, इस सरफेस की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और जो एक सामने है इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक इसके पीछे होगा तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये इस वाले सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये बाहर, देखो ये बाहर ऐसे, जो ये मैंने ये दिखाया ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है सरफेस, ठीक है। अगर बॉडी कैसे 3 डायमेंशन, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसी लोगे, ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है। और 2 डायमेंशन है तो इनवर्ड भी ले सकते हैं और आउटवर्ड ही। और एग्जांपल जैसे आपने क्या मान लिया, ये सिलेंडर मान लिया, 3 डायमेंशन बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस का इधर हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर लेंगे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आप लोग इधर लेंगे, ठीक है।
इस तरीके से हमें ये क्या बना आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम हम ये एरिया वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने दो बातें बताई यहाँ पे। जैसे फ्लक्स पढ़ने से पहले मुझे एरिया वेक्टर समझ आना चाहिए, तभी मैं फ्लक्स को ढंग से समझ सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने एरिया वेक्टर क्या बताया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्मल जो डायरेक्शन है, उसे क्या कहेंगे आप, एरिया वेक्टर। और उस सरफेस का जो भी एरिया बन रहा है उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। जो भी बना, जैसे मैंने बताया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी हियर। If body is two dimension, the direction of area vector के ओपन, टू डायमेंशन कह दो या ओपन सरफेस कह दो, ठीक है। तो उस सरफेस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आप इनवर्ड भी ले सकते हो और आउटवर्ड भी ले सकते हो, पर नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होनी चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर थ्री डायमेंशन बॉडी है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगी आपकी, हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस, इनवर्ड नहीं लेंगे। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो एरिया वेक्टर को जो अजम्पशन है, जो हम कंसीडर करते हैं डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल, उसका रीजन क्या है, इससे क्या होता है कि जो टू डायमेंशन बॉडी है वो वन डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो थ्री डायमेंशन बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी टू डायमेंशन में। तो हमारी थ्री डायमेंशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना बड़े डिफिकल्ट होता है। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं तो जो हमारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है उनको बड़ी इजीली हम क्या कर पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपके पास एरिया वेक्टर क्या करता है, थ्री डायमेंशन बॉडी को टू डायमेंशन बॉडी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इससे हमारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाती है। दिस इज द बेसिक रीजन टू कंसीडर द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या करेगा, थ्री डायमेंशन बॉडी को किस में कन्वर्ट कर देगा, टू डायमेंशन बॉडी में क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। एरिया वेक्टर कन्वर्ट द थ्री डायमेंशन बॉडी इनटू द टू डायमेंशन बॉडी। जैसे ये क्यूब है, ठीक है, जैसे आपने ये जो भी माने क्यूब से शायद आप इजीली समझ पाए, ये क्यूब है आपके पास, ठीक है। अब देखो क्यूब की थ्री डायमेंशन ना, अगर आपने इसका एक पर्टिकुलर फेस का एरिया मान लिया यहाँ पे, ये होगा, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन है, इसका पर्टिकुलर एरिया इधर हो गया, तो हमने एक टू डायमेंशन बॉडी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे थ्री डायमेंशन बॉडी को टू डायमेंशन बॉडी में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। अभी आगे और एग्जांपल करवाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर को अज्यूम करने का बेसिक रीजन यही है कि प्रॉब्लम्स को इजी कर देना। जैसे 3D की प्रॉब्लम्स को हम इजीली नहीं समझ पाते, लेकिन एरिया वेक्टर को अज्यूम करके हम प्रॉब्लम्स को इजीली क्या कर पाते हैं, वहां पे सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब फ्लक्स की डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। फ्लक्स क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये एरिया वेक्टर समझ आया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसे कैसे लेते हैं, और एरिया वेक्टर आपका क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी व्हिच आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर क्या कहोगे, smallest area which is area element which is always normal to the surface, ठीक है। अब आपके पास फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू perpendicular to plane surface, plane surface. The number of field lines passing through perpendicular to the plane surface. The number of field lines passing through perpendicular to the plane surface. ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप लोग, इसको याद सुनो, perpendicular to the plane surface, इसे क्या कहते हैं, फ्लक्स। जैसे मैं एक सिंपल समझाती हूँ, एक पाइप में से कितना पानी अंदर गया और कितना पानी बाहर आया, एक पाइप में कितना पानी अंदर गया और कितना पानी बाहर आया, उसे क्या कहा आपने, फ्लक्स। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो किसी सरफेस में से कितने फील्ड लाइंस अंदर गई और कितने फील्ड लाइंस बाहर आई, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, ई डॉट ई ए। अब आप देखो मैं बताती हूँ, जो फ्लक्स जो है, जैसे ये एक सरफेस लिया आपने, ठीक है, इससे ये फील्ड लाइंस जा रही हैं आपके पास, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फील्ड लाइंस हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, ठीक है। फील्ड लाइंस कौन सी कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है हमारे पास, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स जो होगा, देखो जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा होगी इस सरफेस में से कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएगी। सरफेस छोटा है,
अब फ्लक्स कितना हो गया 10, ठीक है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इस चीज को फील करेंगे कि ये कैसे आया, हम इस चीज को समझेंगे बड़े अच्छे से कि ई डॉट ए आपने कैसे लिखा, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये फ्लक्स बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। तो मतलब यहाँ से इन दोनों पॉइंट से क्या क्लियर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो फ्लक्स कम था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, उतना ही एरिया है, एरिया अलग नहीं, यहाँ पे भी एरिया है तो यहाँ भी एरिया है, फिलहाल मैंने इतना ही कहा, ठीक है, समझ आया। तो अगला पॉइंट, अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं, अब देखो कुछ फील्ड लाइंस इसमें से बाहर भी जा रही थी दोनों केस में, ठीक है। अब मैंने एरिया को और बढ़ा दिया, एरिया को क्या करते हैं मैंने इंक्रीज कर दिया, तो सारे की सारी फील्ड लाइंस अंदर से जाएंगी जो बाहर से भी जा रही थी। तो ज्यादा एरिया होगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा अंदर जाएंगी, अगर एरिया ज्यादा होगा तो फील्ड लाइंस क्या जाएंगी और ज्यादा अंदर जाएंगी। अगर एरिया इंक्रीज कर दोगे तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो फ्लक्स जो है फ्लक्स इंक्रीज हो जाए, फील्ड लाइंस इंक्रीज नहीं, फ्लक्स अगर एरिया बढ़ा दोगे तब फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ इन दोनों से, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई डॉट ए, फ्लक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया ई डॉट ए। अब मैं डॉट कहां से ले आई, मैं तो डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकती थी ना कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं। डॉट कहां से ले आई मैं, फ्लक्स एंगल पे भी क्या करता है आपका डिपेंड करता है, फ्लक्स एंगल पे भी क्या करता है डिपेंड। अब मैं साइन थीटा भी ले, जैसे मैंने कभी एंगल पे डिपेंड कर सकता, तो यहाँ पे मैं क्रॉस भी तो ले सकती थी, मैंने साइन कोस थीटा ही क्यों लिया। अगर मैं इसको खोल लूंगी तो ये तो लिखूंगी ना ई ए कोस थीटा, ये तो होता है ना वेक्टर ए डॉट बी, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मैंने कोस क्यों लिया यहाँ पे भाई, मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को कंसीडर करा, मैं क्रॉस प्रोडक्ट को भी कंसीडर कर सकती थी ना यहाँ पे, तो वो मैंने क्यों कंसीडर करा, मेरी बात समझिए। मैंने कहा फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। देखो बेसिक जब क्वेश्चन आता है तो यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा जो फ्लक्स फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगी इंक्रीज, अगर एरिया बढ़ा दोगे तब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और बढ़ जाएगी, उसके अंदर से जाने वाली जो कुछ बाहर से भी जा रही थी वो सब अंदर और घुस जाएंगे, एरिया बढ़ा दिया तो फिर फील्ड लाइंस क्या होगी आपकी, एरिया फ्लक्स क्या हो जाएगा इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तब भी फ्लक्स इंक्रीज होगा, अगर एरिया को इंक्रीज करोगे तब भी फ्लक्स क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में आपका एरिया क्या होगा इंक्रीज। तो मैंने कहा फ्लक्स को आपने लिखा ई डॉट ए, आपने ई ए क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, या ई डॉट ए की जगह ई क्रॉस ए भी लिख सकते थे, लेकिन ई डॉट ए ही क्यों लिखा। देखिए फ्लक्स जो है अब एंगल पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स also depend on angle, also depend on angle, also depend on angle। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा ये एक सरफेस है, ठीक है, अब फील्ड लाइंस किसी एंगल पे जा रही है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं जा रही, और इसका नॉर्मल क्या होगा सरफेस का, तो ये तो सरफेस का नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल क्या बना थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए, ये वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट ई cos थीटा। तो देखो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, और ये ई साइन थीटा तो पैरेलल हो गए सरफेस के, ये मेरा हाथ देखो, ठीक है। एक कंपोनेंट ऐसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे आया, मेरा हाथ देखो, तो जो ब्लैक वाला पेन नीचे जा रहा है, ब्लू वाला किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो ये प्लेन के कैसा होगा पैरेलल, और ये प्लेन के कैसे होगा परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है। तो देखो ये वाला देखो इधर, ये प्लेन के कैसा है परपेंडिकुलर, और ये इस प्लेन के कैसा हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर और ये प्लेन के पैरेलल, तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना, प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा आपके पास, फाई
की डेफिनेशन क्या लेते हैं आप लोग, E डॉट ए। एक पाइप में से कितना पानी बाहर अंदर गया और कितना पानी बाहर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स। तो क्या कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, E cos थीटा। समझ आ गया, इसलिए हमने क्या लिखा, E डॉट ए। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। थीटा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड, एरिया वेक्टर एंड द फील्ड। ठीक है, समझ आ गया। अब फ्लक्स को देखो कितना, ये आपकी डेफिनेशन बन गई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, the number of field lines crossing per unit area that is called flux, and flux phi की वैल्यू क्या लिखी आप लोगों ने, E into A। ठीक है, या E A cos थीटा, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब आपके पास फ्लक्स जो है, फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्लक्स आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो पहले थीटा से समझते हैं। केस फर्स्ट, अगर थीटा कितना आपका जीरो, थीटा कितना आपका जीरो है, ठीक है, तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू ए मैक्सिमम। यहाँ पे याद रखना, एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। पर्टिकुलर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट। दूसरा केस, थीटा अगर कितना ले लूं मैं, 90 डिग्री, तो फाई ई ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अगला केस देखिए, केस थर्ड, अगर थीटा कितना ले लूं मैं, 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस नेगेटिव, -1 हो जाती है। ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा, ई ए माइनस का। ठीक है, तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स आपका नेगेटिव भी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, फ्लक्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है और फ्लक्स आपका जीरो भी हो सकता है। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। जैसे मैं कहूं ये एक सरफेस है, एक पाइप है, अगर यहां से दो फील्ड लाइंस आई और बाहर कितनी निकली, ज्यादा निकली, मैक्सिमम। ठीक है, मान लो कहीं से भी बड़ी, वो बीच में से बड़ी, कहीं से भी बड़ी, एनी रीजन, तो फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। उस सिचुएशन में पॉजिटिव फ्लक्स होगा आपके पास। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर इस चीज को मैं ऐसा ही कहूं कि आपके पास फील्ड लाइंस जितनी आई उतनी बाहर निकल गई, जितनी आई उतनी ही बाहर निकल गई। मान लिया आपके पास ये 3 फील्ड लाइंस अंदर घुसी, 3 ही बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स क्या बना, जीरो। जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल जाएंगी, तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा, ऑलवेज आपका जीरो। ठीक है, अगला देखो, अगर आपके पास थीटा 180 डिग्री है, फ्लक्स नेगेटिव का मतलब क्या समझते हैं, अगर मान लिया अंदर फील्ड लाइंस गई 4 और बाहर कितनी निकली 2, बाहर फील्ड लाइंस कितनी निकली 2, तो फ्लक्स कम हो गया ना भाई, अंदर 4 गई और बाहर कितनी निकली 2, तो फ्लक्स क्या होगा, कम, तो उसको बोलेंगे फ्लक्स क्या हो गया आपका, नेगेटिव। देखो पहले मैंने एंगल से समझाया, फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर थीटा कितना जीरो है या लेस देन 90 डिग्री है, थीटा जीरो है या लेस देन क्या है 90 डिग्री, तो फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, और जीरो पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर थीटा एक्यूट है, थीटा कैसा आपका एक्यूट, ठीक है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो फ्लक्स फाई कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और थीटा जीरो पे कितना हो जाएगा, हमेशा फ्लक्स फाई मैक्सिमम। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, थीटा जीरो का मतलब क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इधर है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया आपका, जीरो, तो फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री, ठीक है, मतलब कि ये सरफेस ऐसे है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा, ये सरफेस है, मेरा हाथ ऐसे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो इधर होगा, और फील्ड लाइंस अब ऐसे जा रही है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री, तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा,
होगा। इन जनरल मैं इसको दूसरे में ये भी कह सकती हूँ कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई उतनी फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल गई तो नेट फ्लक्स क्या बना, जीरो। क्यों, देखो एक बार समझाती हूँ, किसी को लग भी रहा हो तो एक मिनट। ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो थीटा क्या बना, जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। यहाँ देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस सरफेस पे इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स क्या बना, E इंटू ए, यहाँ पे फ्लक्स क्या बना माइनस का ई ए, तो टोटल फ्लक्स क्या बना, जीरो ही तो बना। टोटल फ्लक्स क्या बना, जीरो ही तो बना ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि जितनी फील्ड लाइंस अगर अंदर आई उसको जनरल में जब बात करेंगे उतनी ही फील्ड लाइंस अगर बाहर, तो इस साइड पे थीटा 180 तो फ्लक्स क्या बना माइनस का ई ए, यहाँ पे थीटा जीरो तो फ्लक्स क्या बना अपना प्लस का ई ए, तो टोटल फ्लक्स क्या बना जीरो ना, ई ए माइनस ई ए, टोटल फ्लक्स क्या बना जीरो। इन जनरल मैं डायरेक्ट ऐसे बोल देती हूँ इसी चीज को शॉर्ट वे में कि जितनी फील्ड लाइंस अगर आपके अंदर आई उतनी ही फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल गई तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। जितने फील्ड लाइंस पाइप के अंदर घुसी या जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स क्या बना आपका, जीरो। ठीक है। अगर थीटा 180 डिग्री का मतलब बेसिक वे में कहे कि फील्ड लाइंस अगर कम हो रही है, फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स कम हो गया मतलब अगर मान लिया अंदर तो पानी ज्यादा गया और बाहर कम निकला, एनीवे किसी को लीक हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, समझाने के लिए, ठीक है। तो सिचुएशन में फ्लक्स कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ठीक है। बाकी एंगल से हम ये इस तरह से कंसीडर इसको कर लेंगे। तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे और इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुई किसकी, फ्लक्स की। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है। फ्लक्स आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही सिचुएशन में क्या करता है, आपका एग्जिस्ट यहाँ पे करता है। ठीक है। इतना समझ आया ना। देखो अब मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ फ्लक्स की। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये क्यूब है, ये एक सरफेस है, ऐसे समझो। ठीक है। इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये एंगल क्या है, थीटा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये एंगल कितना 30 डिग्री है। तो फाइंड द फ्लक्स फाई। बताइए फाई कितना होगा, सोचो। फाई लिख दूं, फाई की वैल्यू ई इंटू कोस 30 डिग्री। आपका क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे लोगे, क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर ये होगा इसका, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल ये होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंगल कितना बना 60 डिग्री। तो क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 60 डिग्री। क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 60 डिग्री। ठीक है। तो अब कोस 60 कितना होता है 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा, फाई, फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, ई ए बाई 2। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ई ए बाई 2। ठीक है। तो ध्यान आया। तो हमें क्या लेना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। क्या लेना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देखो, अब मान ले एक सरफेस है, ये क्वेश्चन हो गया सबका। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखो, जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इससे, तो बताइए क्या होगा आपके पास। इस सरफेस पे बात करूं फ्लक्स की, तो देखो थीटा कितना बना आपका, एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इधर ही है। एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इधर ही है। ठीक है। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस सरफेस, मैं दोनों टोटल के लिए बात नहीं कर रही, इस सरफेस के लिए बात कर रही, इस सरफेस के लिए बात कर रही यहाँ पे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कोस जी। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू ए। तो यहाँ पे थीटा कितनी बन जाएगा आपका, 0। इस सरफेस से जाने वाली फील्ड लाइंस कितनी, नेट की बात नहीं कर रही हूँ अभी, किसकी बात कर रही हूँ, इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना है आपके पास। ठीक है। ओनली पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अगर इस सरफेस से भी बात करूं तो देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तब फाई इस सरफेस पे कितना हो जाएगा, माइनस का ई ए। अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अगर फाई नेट की बात करूंगी तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब आगे अगर आपके पास ये एक सरफेस है, क्यूब है, क्यूब देखिए, क्यूब, एक क्यूब को कंसीडर करते
सकते हैं क्यूब, ये एक क्यूब है, ठीक है, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे 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 जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो बताइए, मैं अंदर से नहीं ले रही जानबूझ के, अंदर से भी जा रही है ये, गंदा सा लगेगा ना फिगर, इसलिए ये पूरे सरफेस में से यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है आपकी पूरे में से, ठीक है। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, ठीक है। ये ओरिजिन पे मान लेते मैं इस क्यूब को रखा हुआ है, ये आपके ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। तो बताइए, तो फाइंड फ्लक्स क्या होगा आपके पास। तो देखिए यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो देखिए एक रूम को मान लो, रूम में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो देखो इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, एरिया वेक्टर इधर है। इस सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। ऊपर वाले में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक है। ये जो सामने है ये ऊपर ये रहा सामने ये वाला, ठीक है। तो इसके साथ थीटा क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो देखो मैं यहाँ पे कह देती है फेस मैंने 1 कह दिया, ये मैंने 2 कह दिया, ये मैंने 3 कह दिया, ये मैंने 4 कह दिया, ये 5 और एक 6 आपका अंदर अंदर की साइड में हो जाएगा, 6 फेस होते हैं ना। तो देखिए तो यहां से इसको देखो 5 1 कितना होगा, ई ए कोस 180 डिग्री, कोस 180 माइनस का ई ए, कोस 180 माइनस का ई ए। 5 2 देखो 5 2 कितना हो जाएगा, 5 2 देखो इधर से ई ए कोस 90 डिग्री 0। 5 3 देखो ई ए कोस 0 मतलब ई ए। 5 4 देखो 5 4 ई ए कोस 90 डिग्री 0। 5 5 वो भी कितना बनाएंगे एंगल 90 डिग्री, ये कोस 90 डिग्री क्या बना 0। 5 6 भी क्या बनाएगा 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री वो भी क्या बना 0। तो टोटल फ्लक्स कितना बना आपका 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6, ठीक है। तो 5 1 कितना ई ए माइनस का ई ए प्लस 0 प्लस का ई ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या बना ये आपका 0। तो एक क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, जब वो ओरिजिन पे रखी हुई, ध्यान रखना ये जब उसके हम ओरिजिन से बात कर रहे हैं या वैसे सिंपली, तो इस क्यूब से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा आपका 0। इस क्यूब से पर्टिकुलर रेफरेंस से नहीं, ओरिजिन से ही, तो नेट फ्लक्स कितना होगा आपका 0 होगा। समझ आया। एक रूम को समझिए, जैसे ये एक रूम है आपके पास, ये आपके पास रूम है, आपका अपने रूम को अज्यूम करिए, ठीक है। आपके एक जंगले से दूसरे जंगले पे ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है, ऐसे जा रही है, मान लिया ये रूम है, ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है। तो देखो इस सरफेस का जो मेरे साइड में जो दीवार है, इस साइड जो दीवार है उसका एरिया वेक्टर बाहर की साइड में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना बना 180 डिग्री। अब ये एक सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है आपकी। देखो इस दीवार का एरिया वेक्टर भी इधर होगा, जो मेरे राइट साइड में जो दीवार है उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा और इसका ये भी इधर ही होगा। अब ऐसे इधर देखो इस वाले में एरिया वेक्टर बाहर होगा, जो मेरे लेफ्ट में दीवार है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, थीटा 180 डिग्री। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है, समझ आ गया, थीटा 180 और 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रही है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में। अब देखो एक छत है आपके ऊपर, तो छत का एरिया वेक्टर बाहर की साइड में होगा क्योंकि 3D है, 3D का एरिया वेक्टर किधर लोगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। 3D बॉडी का एरिया वेक्टर किधर लोगे, आउटवर्ड। तो छत का एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में होगा, अरे बोलो होगा या नहीं। थीटा क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा।
इसी तरह से फर्श देखो, फर्श भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा आपके पास था, फर्श उल्टा, ये एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा आउटवर्ड, तो कितना बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा बताओ। ठीक है, अब एक दीवार मेरे सामने है, एक दीवार मेरे सामने है, मेरे सामने जो दीवार है तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की साइड में होगा, थीटा कितना बना 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे ही रखी हुई है। अब एक दीवार मेरे पीछे, तो मेरे पीछे वाली का एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि क्लोज बॉडी में एरिया वेक्टर किधर लेना आउटवर्ड, तो इस दीवार का एरिया वेक्टर ऐसे, तो जो मेरे सामने दीवार है उसका एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, जो छत है उसका एरिया वेक्टर ऐसे, जो फर्श है उसका एरिया वेक्टर ऐसे, थीटा कितना बना 90 डिग्री। तो और ये जो इधर जा रही है, जो मेरे राइट में जो दीवार है उसका एरिया वेक्टर क्या बनाएगा 0, और जो मेरे लेफ्ट में दीवार है वो फील्ड से एंगल क्या बनाएगा 180 डिग्री। टोटल फ्लक्स क्या हो गया आपका यहाँ पे आपका 0। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 0 इन द क्यूब, फ्रॉम द क्यूब। देखो समझिए क्वेश्चन को। आज हमने क्या पढ़ा, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस। हमने बात करी एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर का सिंपली यहाँ पढ़ने का रीजन ये है कि 2D बॉडी, जैसे क्यूब, देखो क्यूब कैसे 3 डायमेंशन बॉडी है ना, अब हमने हर एक सरफेस का एरिया वेक्टर ले लिया, और 2 डायमेंशन बॉडी को किसमें बना दिया, 3 डायमेंशन बॉडी को 2 डायमेंशन में, तो प्रॉब्लम इजी बन गई। तो पूरी क्यूब को अदरवाइज हम कैसे लेते फ्लक्स, कि मैंने यही माना कि इस सरफेस से इतना फ्लक्स गया, इस सरफेस से इतना फ्लक्स गया, इस सरफेस से इतना, ऊपर इतना गया, नीचे इतना गया, ठीक है। तो 3 डायमेंशन बॉडी किसमें कन्वर्ट होगी 2 डायमेंशन में, क्योंकि हर एक फेस एक स्क्वायर बनाता है, हर एक फेस क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन को भी आप माना इंडिविजुअली तो 2 डायमेंशन क्या बन गया 1 डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में लिया ना एरिया वेक्टर, या तो लेफ्ट या फिर राइट। तो इस तरह से एरिया वेक्टर को पढ़ने का रीजन ये है कि प्रॉब्लम्स को इजी करके समझना। याद रखना, अगर बॉडी 2 डायमेंशन या ओपन बॉडी है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप इनवर्ड भी ले सकते हैं और आउटवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर बॉडी 3 डायमेंशन है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी लोगे आउटवर्ड। जैसे तुम्हारा रूम है तो रूम की सारी दीवारों का एरिया वेक्टर किधर लोगे आप लोग आउटवर्ड डायरेक्शन में। फ्लक्स की डेफिनेशन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फ्लक्स। फार्मूला क्या यूज करते हैं, E into A cos थीटा। अब देखो E into A जो हम यूज करते हैं इसको देखिए। अब अगर मैं ये बात करूं कि हर एक पॉइंट का एरिया वेक्टर, जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया सरफेस, ठीक है, ये देखो ये एक सरफेस ले लिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये एक सरफेस ले लिया, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये एक सरफेस मान लो DA, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो सारे DA को अगर मैं मिला दूंगी, ये कब लिख रही हूं मैं, जब ये जो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ ना E into A, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, और थीटा हर एक सरफेस पे क्या बन रहा है आपका सेम बन रहा है, क्या बन रहा है हर एक सरफेस पे थीटा क्या बन रहा है आपका सेम, DA हर एक DA इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है सेम, तब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर थीटा अलग अलग है, थीटा अलग है या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, तो वहां पे सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वहां पे अगर हम जनरल फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें तो क्या लिखते हैं E डॉट D, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट का ले लो, टोटल के लिए क्या कर दो फिर उसका इंटीग्रेशन, तो फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा E इंटू में DA, ठीक है। ये E एरिया वेक्टर, DA भी क्या है आपका, E भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और DA भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फ्लक्स फाई क्या आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने पढ़ा होगा। तो क्योंकि फ्लक्स सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितनी फील्ड लाइंस अंदर है, कितनी फील्ड लाइंस बाहर गई, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो इधर कितनी जाएंगी या इधर कितनी जाएंगी, वो तो हमें ये E और A बताएगा, ठीक है। इन दोनों का वैसे दो वेक्टर क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई होते तो स्केलर बन जाती है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा भी था, ठीक है। और फ्लक्स फाई की यूनिट क्या होगी E इंटू A, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या न्यूटन पर कूलम, एरिया की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स फाई की यूनिट क्या हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको वेबर के नाम से भी जानते हैं, वेबर ने अपने ही साइंटिस्ट के उससे बताई थी है। तो इसकी फ्लक्स की दूसरी यूनिट क्या होती है वेबर, और 1 वेबर कितने के बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना समझ आया सभी को। देखो एक बार हमने जो पढ़ा आज वो सबको क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, अच्छे से लिख लिया। तो आज कल हम पढ़ेंगे गोल
लो। आज के लिए इतना ही बेटा। आज हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा फ्लक्स का, कल हम पढ़ेंगे गोज। ओके बेटा।